राम राम जी, नमस्कार। मैं यूके हरियाणवी उर्फ यूसुफ खान। मैं एक हरियाणवी इंडस्ट्री का छोटा सा हिस्सा हूँ, छोटा सा कलाकार हूँ। और इस हरियाणवी इंडस्ट्री में जो मेरी जर्नी रही है उसके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय आपको करवाना चाहूँगा। अपनी लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कि इस हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री में मेरा क्या सफ़र रहा, कैसा योगदान रहा। योगदान तो नहीं कहूँगा, आज भी लाइफ स्ट्रगल पे ही है और कलाकार हमेशा स्ट्रगल करता ही रहता है, उसका स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे जीवन परिचय के साथ। मैं यूके हरियाणवी उर्फ यूसुफ खान, जो कि मैंने बताया, ये भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरी लाइफ का, वो आगे जिक्र करेंगे। तो मेरा जन्म 18/1/1988 को हुआ मेरे गांव जोंधन कला में। मेरे पिताजी बीएसएफ में हैं, महबूब अली। मेरी माताजी हैं हसीना बेगम। 2 बहनें हैं, शबनम और सलमा। छोटा भाई है जावेद अली। स्टार्टिंग में जो मेरी शिक्षा रही है वो जैसलमेर में रही है, क्योंकि हम पापा के साथ रहते थे। पापा मिलिट्री में हैं, तो उन्हीं के साथ जहाँ पर उनकी ड्यूटी होती थी वहीं पर हम रहते थे। जैसलमेर में मेरी पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है। उससे पहले जब मेरा जन्म हुआ मेरे गांव में, बचपन में एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। जब मैं 2-2.5 साल का था तब मेरे को पोलियो हो गया था, और एक डॉक्टर ही थे, गांव के ही लोकल डॉक्टर थे कोई। उन्होंने बहुत तेज़ बुखार में मुझे इंजेक्शन लगाया था, तो तुरंत मुझे पोलियो ग्रस्त हो गया था मैं, पोलियो। तो उस टाइम स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरा एक पैर बिल्कुल डैमेज हो गया था। लेकिन मैं, मेरे खुदा जैसी मेरी माँ, भगवान जैसी मेरी माँ ने आज मैं इस लायक बना दिया। मैं आज जो खड़ा हूँ वो मेरी माँ की बदौलत है। उस टाइम मेरी मम्मी मुझे लेकर के गई सीतामाई, राजस्थान में। वहाँ पर जा कर के जो ट्रीटमेंट, जो देसी इलाज चला, उसकी बदौलत मेरी माँ ने जो मेहनत की, 3-4 महीने हम वहाँ रहे, तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उसके बाद फिर हम जैसलमेर गए पापा के साथ। वहाँ 5वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की। लेकिन बचपन से ही मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ था सिंगिंग का। वहाँ मैं चिल्ला चिल्ला के खेल ग्राउंड में हमेशा गाता था। उस टाइम फिल्म रिलीज़ हुई थी, मुझे याद है आज भी। उसका गाना था, याली याले मेरा नाम है अली। उसमें ऋषि कपूर साहब थे, अमिताभ बच्चन जी थे। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया नाम थोड़ा सा। आएगा बीच में, मैं बताऊंगा। तो उस टाइम भी मुझे बहुत शौक़ था सिंगिंग का। मुझे नहीं पता था उस टाइम के ये प्रोफेशन भी होता है, लेकिन अपने आप ही पता नहीं क्या ऊपर वाले का करम था कि मैं जो भी गाना सुनता था उसको हूबहू गा लेता था। रफ़ी साहब के मैं गाने सुनता था उस टाइम भी। तो वहाँ से फिर 5वीं कक्षा से निकल कर के फिर हम सीधा गांव में आ गए। पापा की ड्यूटी बहुत दूर, उस पोस्टिंग हो गई थी उनकी कश्मीर में, तो वहाँ जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसलिए हम गांव में वापस आए। अब गांव में वापस आने के बाद बहुत सी चीज़ें नई थी, तो फिर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया। लेकिन दिमाग में एक वो जो गायकी थी, सिंगिंग थी, वो जो कला थी, वो बार बार मतलब दिमाग को उलट पुलट कर देती थी। जैसे तैसे करके मैंने 8वीं करी, और इस बीच एक इंसिडेंट और हुआ मेरे साथ। मैं रफ़ी साहब के गाने सुनता था। एक पिछले उस टाइम में डैक होता था, उसमें प्लास्टिक की कैसेट डलती थी, तो 2 साइड से उसमें गाने भरे जाते थे, उस टाइम भरवाते थे। तो सारी जितने भी कैसेटें थी मेरी, सारी रफ़ी साहब की, किशोर साहब की, मैं पुराने गाने बहुत ज़्यादा सुनता था। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये प्रोफेशन भी है। तो जीवन में एक बात और हुई। मेरे गांव में एक फार्म हाउस पे नेपाल से एक परिवार आता है। उस परिवार में एक छोटी लड़की होती है, मेरे उस टाइम मेरी एज की थी वो। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो फार्म बारिश के कारण वो गिर जाता है, तो वो
गांव में किराए का मकान पूछने के लिए आते हैं। वो भी मुस्लिम परिवार से ही थे। तो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे घर आते हैं, पूछते हैं कि भाई किराए पे रहना है, हमें एक रूम चाहिए। तो रूम भी हमारे पास 2 ही थे उस टाइम। खुला खुला मकान होता था, गांव में ऐसे ही होते थे पहले मकान। आगे पूरा बरामदा होता था और गोबर का लेप होता था फर्श की जगह। तो ऐसे मकान होते थे उस टाइम भी। तो वो उस लड़की को म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा समझ थी। जैसे हम खेलते थे, मैं स्कूल से आता था, गाने प्ले करता था और वो देखती थी कि ये पता नहीं क्या करता रहता है, पूरा दिन गाने गाता है। तो ऑब्जर्व करती थी वो सारी चीज़ें। बट जो चीज़ें प्रोफेशन के बारे में उसने मेरे को बताई, वो दिमाग खोल देने वाली बातें थी। वहीं से एक अलग स्टेप तैयार होता है। उसने बोला कि आप जितने भी गाने सुनते हो इनको पहले लिखो, इनको याद करो और हूबहू गाने की कोशिश करो। तो मैं रफ़ी साहब के बहुत सारे गाने मैंने लिखे, किशोर साहब के मैंने गाने बहुत सारे लिखे और लिख करके फिर मैंने उनको गाना स्टार्ट किया, हूबहू गाता था। फिर वो मेरी कमियां निकालती थी कि आपने यहाँ पर ये चीज़ गलत गाई, इसको दोबारा ट्राई करो। तो ऐसे करते करते उसने 1.5 से 2 साल मुझे एक टीचर की तरह समझाया और वो चीज़ इतनी रम गई मेरे दिमाग में और किसी चीज़ में मन लगता ही नहीं था। उसके बाद फिर 9वीं क्लास आती है। 9वीं क्लास में मेरा एडमिशन होता है सरकारी स्कूल में। और सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने का रीज़न ये था कि किसी दोस्त ने मेरे को बताया था, दोस्त इनफैक्ट वही लड़की, बीना नाम था उसका, नेपाल से थी। उसने मेरे को बताया था कि बाल सभा एक ज़रिया हो सकता है आगे बढ़ने का और सरकारी स्कूल में आप एडमिशन लो। तो मैंने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया, बस सिर्फ बाल सभा के कारण, नहीं तो मैं प्राइवेट में ही पढ़ा था 8वीं क्लास तक। तो बाल सभा में मैं भाग लेने लग गया। उस टाइम रागनी सुनाई देती थी, या विकास कुमार जो जिनका गाना उस टाइम रिलीज़ हुआ था, हट जाता हूँ पाछे ने, 2006 में शायद रिलीज़ हुआ था। और उसी दौरान मैं 9वीं क्लास में था, तो मैं काफ़ी सुनता था, उनकी रागनियाँ भी सुनता था। तो एक मन में यही था कि भाई मेरे को अब यही करना है बस, जो उसने बताया था कि आगे इसमें इस प्रोफेशन में आगे काफ़ी अच्छी लाइफ भी है, लोग जानते हैं, सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। एक जो स्टार वाला जो एक दिमाग में बैठ गया था कि अब तो यही करना है और कुछ नहीं करना। तो मैं बाल सभा में भाग लेता रहा, मतलब स्टेट लेवल पर भी जाते रहे। उस टाइम आसपास के स्कूलों में काफ़ी नाम हो गया मेरा कि कोई लड़का है यूसुफ खान, इसराना गवर्नमेंट स्कूल से है, बहुत अच्छा गाता है। तो बहुत इनाम उस टाइम मैंने जीते और मेरा हौसला बढ़ता गया। फिर एकदम से सारी चीज़ें रुक गई क्योंकि वो बाल सभा तक ही सीमित रह गया सारा मामला। अब मैं सोच रहा हूँ आगे कहाँ जाऊँ, आगे क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। तो खोजबीन की, जैसे हट जाता हूँ पाछे ना, उस टाइम काफ़ी चला था गाना डीजे पर। मैं सोच रहा था ऐसे गाने रिकॉर्ड कहाँ होते हैं, कैसे होंगे, मैं कहाँ जाऊँ। तो ऐसे ही किसी न किसी से छानबीन करते करते मैं पहुँचा रोहतक। रोहतक पहुँचा तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई पवन गिल जी से, जो कि मेरे गुरु तुल्य हैं। उन्हीं की वजह से मैं इस लाइन में आया, हरियाणवी इंडस्ट्री में मैंने पहला कदम रखा। तो उस टाइम टी सीरीज़ में उन्होंने मेरी 8 गानों की एल्बम करवाई, दुपट्टा करके। ये 2007 के एंड में रिलीज़ हुई थी। तो उस टाइम ये था कि भाई गाने करने हैं, तो वो थोड़ा उस टाइम के दौर के हिसाब से ठीक थे, वो अच्छे थे। बट उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं थे हम, क्योंकि एक शुरुआत करनी थी। तो मैंने पवन गिल जी को बोला, गुरु जी को, कि आप करो और कुछ करो, बेटर करो, कुछ और हो सकता है। अच्छा, वो गाने जब रिकॉर्ड हुए तो उसके लिए मैं पूरा मतलब श्रेय देना चाहूँगा कि मेरे को इस तरीके से गवाया, क्योंकि पहली बार स्टूडियो में जब घुसा तो मैं गा नहीं पाया था, क्योंकि पहली बार मैं माइक पे खड़ा था रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और मैं इसका सारा श्रेय देना चाहूँगा सतीश सहगल जी को, जिन्होंने एक बार तो मुझे स्टूडियो से निकाल दिया था बाहर
कि जा तू नहीं गा सकता, तू कभी गा ही नहीं सकता, निकल यहाँ से। तो मैं उस टाइम बहुत रोया, निराश हुआ। तो फिर बाद में उन्होंने मेरे को बुलाया, गले से लगाया कि बेटा इसको ऐसे करते हैं, ऐसे थोड़ा सा समझ के गा इसको, और ऐसे ये स्केल होता है, ये चीज़ें करनी पड़ती है, माइक की सेंस को समझना पड़ता है। तो उन्होंने बहुत बहुत हौसला दिया मुझे और बहुत सिखाया कैसे गाते हैं। तो फाइनली वो रिकॉर्ड हुई एल्बम, दुपट्टा एल्बम। उस टाइम करमवीर फौजी जी होते थे, वो स्टूडियो में आते जाते थे। विकास से मैं मिला उस टाइम, और प्रीति चौधरी जो कि उस टाइम भी काफ़ी फेमस थी उस टाइम भी, और सुरेंद्र रोमियो जी, बहुत अच्छे अच्छे उस टाइम गायक थे। उनसे रूबरू हुआ मैं आमने सामने। राजेश सिंह पुरिया जी थे जिनका संदूक में बंदूक आया था उस टाइम। तो उस जोन में जा कर के बहुत हौसला मिला कि हाँ मैं अब इनकी हेल्प ले करके मैं आगे बढ़ूँगा। और पवन गिल जी ने मुझे बहुत इंक्रीज़ किया, सिखाया, समझाया कि ऐसे गाएंगे, ऐसे करेंगे। फिर उन चीज़ों को होते होते लगभग 1.5-2 साल गुजर जाते हैं। फिर मेरी एल्बम आती है उस टाइम, लाइफ पार्टनर। वो जो एल्बम है वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। दुपट्टा एल्बम जब पहले हुई, उसके जो मेन लीड रोल जिन्होंने किया था वो मंजीत पांचाल, पहली बार मैं उनसे मिला था। और उसके बाद भी मतलब फिर जो लाइफ पार्टनर एल्बम थी उसके बाद भी हम उसमें जुड़े, और एक हिस्सा जो बना उस एल्बम का वो थी सपना चौधरी। मैंने पहली बार मैं उनसे मिला था, और उन्होंने एज ए लीड पहले गाना किया था विकास कुमार भाई के साथ। फिर मेरी एल्बम दुपट्टा में उन्होंने गाना किया, तारीख बता दे फौजी हो तू घर कदा होगा, इस हरियाणा के जाट ने एक लाइफ पार्टनर चाहिए। और जो तारीख बता दे फौजी हो ये रिकॉर्ड हुआ था मुंबई में, पहली बार मुंबई गया था, और मुझे लेकर के गए थे पवन गिल जी और विजेंद्र सिवाच, जिनकी कंपनी थी ओनली फॉर वी। उस टाइम ये गाना बहुत बहुत ज़्यादा सराहा था। ये एल्बम जब आई थी तो कुछ कलाकारों के मन में ये हुआ था कि यार कुछ अच्छा हुआ है, एक अलग सी चीज़ हुई है, एज ए म्यूज़िक भी और वीडियो के हिसाब से, क्योंकि उसमें पंजाब के एक बहुत फेमस एक्टर थे जॉन विक्टर, वो 3-4 गानों में थे उसमें। और सपना चौधरी जी ने, उनकी भी शुरुआत थी एक तरह से। तो बहुत अच्छी एल्बम हुई थी वो, एज ए वीडियो भी, एज ए म्यूज़िक भी, एज ए सिंगिंग भी। तो वहाँ से मुझे बहुत प्यार मिला। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या भूचाल आया लाइफ में, सब कुछ थम सा गया। इतना अच्छा होने के बावजूद भी एकदम से ये हो गया कि पता नहीं क्या हुआ। और वो इसलिए हुआ कि जो ओनली फॉर वी कंपनी थी उसमें मैं साइन हो गया था उस टाइम, और जो चीज़ें सोची गई थी मेरे बारे में वो हो नहीं पाई। तो फिर उसी बीच मेरी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद जिम्मेवारियाँ बहुत बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ हो जाती हैं लाइफ में। तो लाइफ में इतनी उथल पुथल हो गई कि समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो घर वाले फिर टॉर्चर करने लगे कि भाई अब तो शादी होगी, जिम्मेवारी है, छोड़ इस लाइन को, इस लाइन में कुछ नहीं रखा, बहुत हो गया तेरा शौक। लेकिन फिर भी मैं लगा रहा, और उस बीच मैंने फिर सोचा, मैं कहा चलो कुछ काम करते हैं। तो मैंने पेट्रोल पंप पे भी नौकरी की और सर्विस स्टेशंस पे नौकरी की। मैंने लोगों की गाड़ियाँ धोई हैं, मैंने तो मज़दूरी भी की है। मकान बनते थे वहाँ चिनाई लगती थी तो वहाँ पे मज़दूरी भी की है। तो वो ज़्यादा दिन नहीं चला, 1-1.5 साल मैंने ये करता रहा। फिर मैं एकदम से हरियाणवी इंडस्ट्री से गायब भी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि मुझे करना ही यही है। उस दौरान मैं अपने गुरुजी से मिलता हूँ, प्रकाश मलिक जी से, जिन्होंने मुझे हरियाणवी इंडस्ट्री में आने से पहले हरियाणा कला परिषद में स्टेज प्रोवाइड करवाई थी, स्टेज पे गाना सिखाया था। तो मुझे उनकी याद आती है बहुत दिनों बाद, और मैं सोनीपत आता हूँ किसी से पैसे उधारे लेकर के कि मुझे एक बार सोनीपत जाना है, मेरे गुरुजी से मिलना है।
तो मेरे गुरुजी से मैं मिला, प्रकाश मलिक जी से। उन्होंने मुझे एक जागरण पार्टी के साथ जोड़ा, जिसके ओनर थे मास्टर श्री भगवान दीक्षित जी और आशीष देसवाल। तो सोनीपत की एक बहुत मशहूर पार्टी थी, वो जागरण करते थे। तो गुरुजी ने बोला उनको कि मेरा एक शिष्य है, मेरा बच्चा है यूसुफ खान, आप उसको सहारा दो, आप उसको जोड़ो, बहुत अच्छा गाता है। तो उस टाइम मतलब मेरे सामने नहीं, उस टाइम उन्होंने पूछा गुरुजी को कि भाई गा लेगा ये भजन, गा लेगा भाई, घर वाले इसके गुस्सा तो नहीं करेंगे। वो अपनी तरफ से पॉजिटिव थे कि भाई मोमडन है इस वजह से। गुरुजी बोले ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये मेरा बच्चा है, मेरा कलाकार है, ऐसी कोई बात ही नहीं। तो मैं जुड़ा उस पार्टी के साथ और लगभग 7 से 8 साल मैं जागरण लाइन में जुड़ा रहा। काफ़ी नाम हुआ, बहुत भजन गाए, बहुत अलग अलग जगह प्रोग्राम किए, पूरे इंडिया में मैं घूमा। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे गुरुजी और मास्टर श्री भगवान दीक्षित जी और आशीष देसवाल, जिसने मुझे बहुत सहारा दिया। मैं जब भी लेट होता था तो वो मुझे बोलता था कि घर पे रुकते हैं। और ऐसा रुकते रुकते मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, पड़ोसी भी बात बनाने लग जाए, अरे भाई क्यों मानस कौन है बार बार आवे। उसने उस चीज़ की परवाह भी नहीं करते हुए फिर भी मुझे रखा, अपने घर रखा, बहुत सहारा दिया। तो लाइफ थोड़ी थोड़ी ठीक होती गई, फाइनेंशियली भी, और थोड़ी सी मजबूती आती गई। फिर उस बीच में मैं हरियाणवी इंडस्ट्री में दोबारा से बैकअप करने के लिए आया। उस टाइम एमडी केडी जो भाई है अपने, उनके काफ़ी गाने हिट हुए थे। उनका भी स्ट्रगल उसी दौर में चला था, लगभग मेरे ख्याल से 2008-9 के करीब। तो किसी तरीके से मैंने संपर्क किया, तो उनके शोज़ वगैरह ज़्यादा होते थे, तो उनके शो में संभालने लग गया। भाइयों ने 1-2 गाना भी करवाया, इलेक्शंस के गाने में करता था, तो उनके साथ फिर जुड़ा। इधर जागरण भी करता था और शो भी करता था, शो भी संभालता था। तो फिर और अच्छा मतलब ये हो गया कि भाई अब दोबारा से कम बैक, एक सहारा एक तरीके से मिल गया। तो केडी भाई ने उस टाइम बहुत मेरे को मतलब इतनी मदद की, केडी भाई ने इतना मतलब सपोर्ट किया हर तरीके से। फिर एक दिन अब वही बात आ जाती है जो मैंने बताया था शुरू में, यूके हरियाणवी उर्फ यूसुफ खान। उस टाइम मैं यूसुफ खान ही था, यूके हरियाणवी नहीं था। 2009 में मैं सैंडी था, सैंडी मेरा नाम रखा गया था लाइव पार्टनर एल्बम में। तो किसी बेसमेंट में बैठे थे, प्रोग्राम से आए थे मैं और केडी भाई। तो बोले यूसुफ तू अपना नाम यूके रख ले। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको अच्छा लगा। लेकिन वो नाम मेरे को भी अच्छा लगा था उस टाइम कि यूके हरियाणवी रख ले, तो कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। और अच्छा हुआ भी। उसके बाद मेरा गाना हिट हुआ, घुंघरू टूट जाओगा। मैं 2 लाइन सुनाऊंगा आपको। हो तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा, हो तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा, रे थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा, ओ घुंघरू टूट जावेगा। तो ये गाना मेरा हिट हुआ और मुझे हाइप मिली, थोड़ा सा नाम हुआ कि कोई यूके हरियाणवी है इंडस्ट्री में। तो इसके लिए एक तरीके से धन्यवाद तो केडी भाई को ही जाता है कि उन्होंने नाम चेंज किया और बोला था कि कुछ अच्छा ही होगा, तो अच्छा हुआ भी। क्योंकि केडी भाई को मैं मैनेज करते करते मेरे को शायद 5-6 साल तो हो गए थे। मतलब मैनेज तो क्या है कि जैसे म्यूजिशियंस अरेंज करने, स्टेज को संभालना, साउंड चेक करना, बैकअप देना, कोर्स वगैरह मैं करता था उनका। तो एक फैमिली की तरह मतलब जुड़ाव हो गया था। आज भी है वो, ऐसी बात नहीं है, आज भी उतना ही प्यार है, उतना ही जुड़ाव है। तो ये गाना हिट होने के बाद फिर मैं थोड़ा सा ये सोचने लग गया कि भाई अब और आगे कुछ करते हैं। अच्छा, ये गाना जब हिट हुआ तो मैंने ये गाना रिकॉर्ड करके भेजा था गुड़गांव से, गुलशन
म्यूज़िक जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं गुलशन भिवानी से। गाना लिखा है आमीन बड़ौदी भाई ने, और उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस गाने के लायक मुझे समझा कि यूके हरियाणवी इस गाने को गा सकता है। तो आमीन बड़ौदी भाई को दिल से धन्यवाद। और गुलशन भाई को एक नाम और आता है, सपना जी, जिन्होंने ये गाना लीड किया, जिसमें लीड कैरेक्टर किया, तो इस गाने को बहुत बड़ा बनाया। पूरी टीम को, सभी को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि थोड़ी सी शरारतें हरियाणवी इंडस्ट्री में शुरू हो जाती है मेरी तरफ से, और ये एक मतलब अब जा कर के थोड़ा समझ में आया कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। कोई भी कलाकार, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम गाता है, कोई ज़्यादा गाता है। तो कुछ कलाकारों की मैं पोस्ट डाल देता था, कोई भी मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, हालांकि उस चीज़ का मेरे को हक नहीं बनता, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में चीज़ें आने लगी थी कि ये गलत कर रहा है, मैं पोस्ट डाल दूं, बजाय उसके कि मैं खुद डायरेक्ट होकर उसको बोलूं तो वो बात अच्छी होती। लेकिन सोशल मीडिया उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था, तो मैं सोशल मीडिया पे डाल देता था। अच्छा, मेरी पोस्ट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता था, लेकिन वो पॉजिटिवली नहीं पड़ा, नेगेटिवली ज़रूर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और वो मेरे ऊपर ही ज़्यादा पड़ा, क्योंकि लास्ट में यही साबित हुआ कि मैं ही पागल हूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी थी। तो इन चीज़ों में ज़्यादा समय ख़राब होने लग गया, मैं अपने आप पे ध्यान नहीं देता था। तो फिर धीरे धीरे उन चीज़ों से ध्यान हटा करके गाने करने शुरू किए। उसके बाद गाना रिकॉर्ड किया हिचकी, नाड़ा जुबेदार और लूट लिया हरियाणा, और अभी रिसेंटली गाना मेरा आया है ज़िंदगी झंड, जिससे बहुत प्यार मिला है। हालांकि एक छोटी सी गाड़ी है उसमें, बट वो गाना ऐसा है, वो हर एक की ज़िंदगी से रिलेट करता है। तो वो गाड़ी मतलब गाड़ी नहीं लगती, वो एक तरीके से रिलेट करता है हर एक की ज़िंदगी से, कि ज़िंदगी तो झंडी है भैंस। बस यही बात है उस गाने में, अदरवाइज़ बिल्कुल ओके बात है। अभी मैं जो कर रहा हूँ हरियाणवी सूफ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हालांकि मैं इतना बड़ा गवैया नहीं हूँ, इतना बड़ा सिंगर नहीं हूँ कि मैं सूफ़ी शब्द को इतने हल्के से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रेवोल्यूशन कह सकते हैं कि हरियाणवी इंडस्ट्री में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की कोशिश करी है, कुछ आर्टिस्टों ने करी है। राजू पंजाबी जी हैं, उन्होंने काफ़ी गाने ऐसे किए हैं जो दिल को छू लेने वाले हैं। मेरी वाहे साइकिल एटलस की, मेरे खटक थी लंबी कारा की, और जैसे किसने देखा कड़क खुदा से कौन आया मिलकर है। और इसके राइटर जो हैं अपने गोहाना से हैं, उनका भी बहुत अहम रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में। राजू बुड्ढा, दोनों गाने उन्होंने लिखे। तो राजू पंजाबी भाई ने बहुत कोशिश करी, बट वो क्या है, डीजे का चलन था। जो चीज़ें करनी चाहिए और अच्छे लेवल पे, वो शायद उनकी मजबूरियाँ रही कि वो कर नहीं पाए। उसके बाद सोमवीर भाई ने कोशिश करी, घाल दे पिया ने जिया ने उसको एक नए आजकल के दौर के म्यूज़िक के हिसाब से उन रागणियों को, जो सांग की रागणी होती थी, उसमें ढाला। उसके बाद फिर सखी ओढ़ना पैरना उन्होंने गाया, बहुत कमाल गाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अलग से ही कोई जोन क्रिएट हो हरियाणवी इंडस्ट्री का, कि लोग ये भी देखें कि हाँ, हरियाणा के आर्टिस्ट और बहुत बेहतर कर सकते हैं, कर रहे हैं। और हरियाणवी इंडस्ट्री ने बहुत बहुत नाम कमाया है। बॉम्बे तक लोग हमारे गानों को सुनते हैं, विदेशों तक सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं सभी कलाकारों का धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मेरा पॉडकास्ट आया था एक चैनल पे, तो जो भी मेरे से गलतियाँ रही, जो मैंने गाली गलौच उसमें करी है, जो भी चीज़ें इसमें मैंने बताई है, एक दो कलाकारों के बारे में भी, किसी के बारे में मैंने उल्टा सीधा बोला, तो मैं उसके लिए दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में कोई भी काम करो, सहजता से, ईमानदारी से करो,
और किसी का दिल दुखा करके मत करो। बस यही मैंने इस लाइन से सीखा है। और माता रानी से, माँ सरस्वती से डर करके बस यही बात बोलना चाहूँगा कि जितने भी कलाकारों का मैंने दिल दुखाया है इस इंडस्ट्री में, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा। और आज मैं जो भी कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। मेरे गांव जोंधन कला, मेरे माँ बाप और मेरे गुरुजी प्रकाश मलिक जी, पवन गिल जी, पंकज नामदेव जी, और जो मेरे साथ रहे इस इंडस्ट्री में, इन्होंने मेरा साथ दिया। और इसमें सबसे बड़ा एक अहम हिस्सा एक और है मेरी लाइफ में जो जुड़े मेरे से। मैं सौभाग्य मानता हूँ अपना कि मैं ऐसे आर्टिस्टों के साथ भी मैंने काम किया। आज भी मैं जुड़ा हूँ, आज भी कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ खड़े रहते हैं मेरे भाई मुकेश जाट जी, अमन जाट जी और मीना जाट जी, जोनी भाई, बल्लू है, राकेश माजरिया है इनफैक्ट, और मेरा बहुत पुराना मित्र है कुलदीप राठी, और गुरुजी नरेंद्र भगाना जी। ऐसे बहुत से नाम हैं जो मेरी लाइफ में मतलब कंधे से कंधा मिला करके चले हैं इस इंडस्ट्री में। काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया है। अक्की आर्यन भाई हैं, हमने लूट लिया हरियाणा साथ में गाया था। अरिजीत दीवाना भाई हैं, और जितने भी मतलब मेरे कलाकार परिवार है, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब ने मेरी लाइफ को बेहतर बनाया है। सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का ही है। छोटी मोटी बातें मैं बोल देता हूँ, मुझे जब गलत लगती है तो मैं बोल ही देता हूँ, तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ बुरा मत माने। आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी को जवाब देना तो आप डायरेक्ट दें। अगर इनडायरेक्ट देंगे तो वो चीज़ें फिर घूम फिर कर सभी के कानों में जाती है, तो फिर माहौल क्रिएट अलग होता है, तो इसलिए बोलनी भी पड़ जाती है। लेकिन कोशिश रहेगी कि लाइफ में कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलूँगा। तो बस यही छोटी सी जर्नी थी। बहुत सी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, ज़्यादा मैं बताऊँगा तो बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं, आप मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनल बंदा हूँ, फिर मैं रोने लग जाऊँगा तो फिर सोचेंगे यार ड्रामेबाज बहुत तगड़ा है। तो बस यही बातें हैं। आज जिस मुकाम पे हूँ, जिस हैसियत पे हूँ, आप सभी का प्यार है। मेरे माँ बाप, मेरा पूरा गांव, जिन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है, आज भी करते हैं। मेरे गांव जोंधन कला में जितने भी मेरे बुज़ुर्ग हैं, जिनके साथ मैं बैठ करके आज भी ताश खेलता हूँ, ठीक है, तो उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। विक्की जागलान, काला जागलान, वीरेंद्र दादा, सारा जितना भी ग्रुप है मेरा पड़ोस का, तो सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा गांव जोंधन कला, मेरे माँ बाप और पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री, थैंक यू सो मच। आपका इतना प्यार मेरे जीवन में हमेशा बना रहे, और बस जीवन में कभी मरूं या भगवान जब भी मेरे को उठाए तो एक बार ज़रूर मेरी समाधि पे ज़रूर, मेरी कब्र पे ज़रूर आना। कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि जाना सभी को, रहना किसी को नहीं है, ये कुदरत का नियम है। तो जाने अनजाने में कोई भी मेरे से गलती हुई है तो मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।